इस बार का पेपर देखा था आपने? क्वेश्चन पेपर देखा था? कैसा लगा था क्वेश्चन पेपर? अभी रिसेंटली कुछ सालों का अगर पेपर अगर देखा जाए तो इट वाज द टफेस्ट, ठीक है। और ये एक सजेशन मान लो, ठीक है, वार्निंग मान लो, रिक्वेस्ट मान लो, जो मर्जी आपको जैसा अच्छा लगे, बट आई विल सजेस्ट यू कि हिंदी वाले इंग्लिश और इंग्लिश वाले हिंदी दोनों देखना, क्योंकि इस बार जो ये इतना ब्लंडर हुआ है, बहुत ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया था, इस साल उनका पीटी नहीं हुआ है। समझ रहे हो आप? जिनका लास्ट ईयर जिन्होंने इंटरव्यू दिया था उनका इस बार पीटी नहीं हुआ, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे सी सेट में फेल हुए, सी सेट में फेल हुए। और जीएस में भी मैं एक बात बता देती हूँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत बाहर हो चुके हैं इस लाइन से। रीज़न पता है क्या? अगर आप स्टिक करोगे ना, अगर लैंग्वेज को बैरियर बनाओगे ना कि आई एम अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट, मैं सिर्फ हिंदी लिखूंगा, हिंदी पढ़ूंगा, हिंदी 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 करिए, वो आपकी लैंग्वेज, उसमें आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन जब सीखने की बारी आती है ना, तो हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों में आपका कंफर्टेबल होना ज़रूरी है। सीखने के लिए जहाँ से मिले वहाँ से सीख लो, और जब डिलीवर करने की बात आए तो लिखो ना अपनी लैंग्वेज में, किसने मना किया? तो जितना हो सके लिखने की प्रैक्टिस हिंदी में करो, और सीखने में जितना हो सके हिंदी इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल हो जाओ। समझ रहे हो? इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों को इक्वल इम्पॉर्टेंस देनी है। हिंदी वाले इंग्लिश भी सीखेंगे और इंग्लिश वालों के लिए भी हिंदी ज़रूरी है। समझ गए? ठीक है। सो कल की क्लास हमने जहाँ ख़त्म की थी वहीं को एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके देखते हैं कि हमने कल वेरियस फेजेस देखे थे, ठीक है, बहुत सारे चरण देखे थे हमने, फेजेस देखे थे किसके, कि सोसाइटी और सोशल इंस्टीट्यूशंस कैसे डेवलप हुए और उसका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ना। हिस्ट्री देखी थी, क्योंकि सोसाइटी की भी हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है। जो सोसाइटी आज हमें दिखाई देती है, उस सोसाइटी का खुद का इतिहास कैसा है, वो सोसाइटी बनी कैसे, ये भी तो ज़रूरी है ना। तो इसके लिए हमने कल क्या देखा था कि हमने शुरुआत की थी ह्यूमन इवोल्यूशन से, कि जब मानव का उद्भव हुआ, मानव आया, मानव प्रजाति बनी, है ना, वो पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि जब मानव आया उसने क्या किया, अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा माना और जितनी भी प्रकृति की चीज़ें थी उन सबको इस्तेमाल किया। ही वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द नेचर, और उसने अपने आप को क्या समझ रखा था, नेचर का पार्ट समझ रखा था। आज भी हम क्या कहते हैं, ह्यूमन इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर। पहले भी वो नेचर का पार्ट था, लेकिन समझ की फ़र्क थी। पहले हम ज़रूरत के हिसाब से नेचर को इस्तेमाल करते थे, आज हम अपनी महत्वाकांक्षाओं के हिसाब से नेचर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। यही डिफरेंस है तब में और आज में, और इसीलिए इम्बैलेंस हो गया, है ना। तो सोसाइटी में आज हम जो देखते हैं कि धर्म बहुत सारे हैं, जातियाँ बहुत सारी हैं, ठीक है, विभाजन कई स्तर पर हैं। तो ये इन विभाजनों की शुरुआत कैसे हुई, कैसे कैसे विभाजन आए, वो पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए ह्यूमन इवोल्यूशन होने के बाद ह्यूमन ने क्या किया, सब ग्रुप में रहना शुरू किया। ट्राइबल ग्रुप्स थे, वो क्या कहा मैंने, ट्राइबल ग्रुप थे। और अब एक बात बताइए, एक ग्रुप में कौन रहेगा, जिनके ऑब्जेक्टिव सेम होंगे वो उस ग्रुप का हिस्सा बनेगा, है ना। सो क्या हुआ, यहाँ पे ग्रुप्स बने, समूह बने। कौन से, ट्राइबल, कबीलाई समूह बने। अब ये जो कबीलाई समूह थे, ये ग्रुप थे, ठीक है, ये क्या करते थे, अनऑर्गेनाइज्ड थे, प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन नहीं था इनका, पूरे तरीके ये संगठित नहीं थे। ये क्या करते थे, साथ में घूमते थे, एक जगह रुके, वहाँ जो खाने पीने लायक था वहाँ खाया पिया, कुछ दिन वहाँ रुके, ख़त्म हो गया, फिर आगे बढ़ गए। इस तरीके की लाइफ थी उनकी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद जैसे ही उन्होंने नेचर को ऑब्जर्व किया,
और ज़्यादा अपनी ज़रूरतों के हिसाब से नेचर को इस्तेमाल करना सीखा। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। जब कृषि की शुरुआत हुई तो कृषि के लिए क्या ज़रूरी था? एक जगह पर कुछ लंबे समय तक रुकना ज़रूरी था, है ना? तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? या सेटल्ड लाइफ की शुरुआत हुई। क्या हुआ? सेटल्ड लाइफ, मतलब स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। और इसके पीछे फैक्टर क्या था स्थायी जीवन के पीछे? एग्रीकल्चर, कृषि। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या हुआ? जब स्थायी जीवन आया तो क्या होगा? जब एक जगह पे लंबे समय तक रुकेंगे तब जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, जो बॉन्ड है आपस में, वो स्ट्रांग बनेगा, है ना? अब फीलिंग्स आएंगी, इमोशंस आएंगे, बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा और उस ग्रुप में ही क्या बनने लग जाएगा? पहले भी वो उस ग्रुप से रिलेटेड थे, वो लोग जुड़े हुए थे उसमें सब लोग। अब क्या होगा? उस ग्रुप के अंदर ही, उस कनेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर ही और भी ज़्यादा क्लोज्ड रिलेशंस बनेंगे, क्लोज्ड बॉन्ड्स बनने शुरू हुए, राइट? दैट मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली, परिवार। और अभी तक का, अभी भी हमारे समाज में अगर हम सबसे स्ट्रॉन्ग अगर कोई बॉन्ड देखते हैं तो ये क्या होता है? फैमिली का बॉन्ड है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, जब फैमिली आई, ठीक है, तो क्या होगा? अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी, है ना? अब क्या हुआ कि जिसके बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी है उनको ख्याल रखना, उनको अच्छी लाइफ देना। तो अब क्या हुआ? शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट? जिम्मेदारियों का वितरण। ठीक है, अब देखिए जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट हुई आपस में, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना, अच्छा ये दो टर्म है, एक होता है शेयर करना, एक होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। कैन यू डिफाइन दिस टू? आप इन दोनों का डिफरेंस बता सकते हो? क्या डिफरेंस है? वन बाय वन और आराम से बताइए। हाँ बताइए। यस, ओके गुड। देखो एक होता है शेयर करना, तो जब शेयर करते हैं तो हम अपनी इच्छा से शेयर कर रहे हैं, है ना? और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो वो हमें चीज़ दे दी गई है, अब हमें वो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है, हमारी इच्छा हो या नहीं हो। तो अब बताइए मुझे कि दोनों में से ज़्यादा प्रोडक्टिव क्या हो सकता है? शेयरिंग होगा। क्यों? क्योंकि उसमें सेल्फ विश, अपनी खुद की विल उसमें शामिल है ना? क्योंकि हमने खुद से सोचा कि हाँ ये काम है, इसको हमें शेयर करना है। और एक हो गया डिस्ट्रीब्यूशन की, ये हमें मिली है जिम्मेदारी, हमें इसे निभाना। समझ गए? ये फर्क होता है। चलो अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब डिवाइड हुई उसके बाद क्या हुआ? और सोचिए, अभी तक क्या था? फैमिली बन गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड हुई किसमें? राइट। अब यहाँ पे क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी किस में डिवाइड हुई है? हस्बैंड वाइफ की, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड हुई है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा? बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, व्यवहार में जो बदलाव है आपस में, ठीक है, जो व्यवहार है वो परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ से परिवर्तित हुआ। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? अब वापस आते हैं। अब ये तो हुआ मैन एंड वुमेन। ठीक है, अब इससे और आगे चलते हैं। अब सोसाइटी में और बाकी चीज़ें कैसे इंक्लूड हुई? अब क्या हुआ? अब क्योंकि फैमिली फैमिली फैमिली, बहुत सारे घर बन गए। ठीक है, ठीक है, अब क्या होगा? एग्जैक्टली देखो कैसे आती है ये चीज़ें। मान लीजिए ये पूरा एक कबीला है, अब सबके अलग अलग घर हो गए, है ना? तो घर घर के हिसाब से, अपनी अपनी फैमिली, अपने परिवार के हिसाब से क्या होने लगा? एक जिम्मेदारी का एहसास होने लगा। अब घर से जैसे ही बाहर निकले, घर से बड़ी यूनिट उन्हें क्या नजर आई?
घर से बड़ी उन्हें क्या नजर आई? यूनिट। ट्राइब उनकी खुद की, राइट? समझ आ रहा है? घर में है तो घर में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली के लिए, किस पर्सपेक्टिव से? कि कमाना है ना, सर्वाइवल के लिए काम करना है, बेहतर ज़िंदगी के लिए काम करना है, सेफ्टी, एक दूसरे की सेफ्टी, बच्चे की सेफ्टी, आया ना। और जैसे घर से बाहर निकले बहुत सारे घर दिखे, क्या दिखी? अपनी पूरी ट्राइब दिखी, पूरा कबीला दिखा, तो वहाँ पे भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, एहसास होगा, रियलाइजेशन होगा। वो रियलाइजेशन हुआ, अब उन्होंने सोचना शुरू किया कि अब तो पूरी ट्राइब को भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। एक ऐसा लीडर होना चाहिए जो डिसाइड कर सके कि पूरी ट्राइब के लिए क्या अच्छा है, हमें किस तरीके का एग्रीकल्चर करना है, हमारी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, हमें हंटिंग के लिए कहाँ जाना चाहिए, हमारी प्रोटेक्शन का क्या होगा। अब क्या हो रहा है? अब सब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ रहे हैं। अभी इंडिविजुअल की बात थी, अब कहाँ आ रहे हैं? कलेक्टिव। मतलब इंडिविजुअल से अब कहाँ पहुंच गए? कलेक्टिविज्म की तरफ। इंडिविजुअलिज्म टू कलेक्टिविज्म। समझ आया? ठीक है। ये कब आया? इसके बाद, जैसे बिहेवियर चेंज हुआ उसके बाद ये चेंज आया। और जब ये आया तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? बताइए, इसका रिजल्ट क्या होगा? अब जैसे घर में एक पर्सन क्या होता है? एक, हाँ, प्राइवेसी नहीं, जैसे घर में एक पर्सन होता है जो जिसे हम सुपीरियर कंसिडर करते हैं, हेड ऑफ द फैमिली कंसिडर करते हैं, अब ऐसे ही हेड ऑफ द ट्राइब, हेड ऑफ द ट्राइब, लीडर ऑफ द ट्राइब, अब वो डिसाइड करेंगे कि हमें हंटिंग के लिए, शिकार करने के लिए किधर जाना सही है, कहाँ हम एग्रीकल्चर करेंगे, है ना, कहाँ कृषि का उत्पादन होना चाहिए, कौन सी कृषि होनी चाहिए। अब क्या कर रहे हैं? अपनी ट्राइब के हित के लिए, उनके वेलफेयर के लिए अब क्या कर रहे हैं? एक लीडर आ गया। समझ गए? सो रिजल्ट क्या हुआ इसका? परिणाम क्या हुआ इसका? कबीले में क्या हुआ? प्रमुख। कबीले में प्रमुख का मतलब क्या है? यहां पे क्या आ गया? अब एक यूनिट बन गई, फैमिली से बड़ी एक यूनिट बन गई, अब प्रॉपर कम्युनिटी बन गई। क्या बन गई? प्रॉपर कम्युनिटी बन गई। ठीक है। इंडिविजुअल से अब कलेक्टिविज्म पे आ गए, मतलब अब एक नहीं, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है? सबकी है। तो यहाँ पे क्या हो गया? सबका हित, मतलब अपनी कम्युनिटी का हित। समझ गए? ठीक है। समुदाय की भावना आई? ठीक है। अब यहाँ से फिर चेंज आएगा। अब यहाँ से क्या चेंज आएगा कि यहाँ का जो लीडर होगा ना, यहाँ का जो लीडर होगा, अब शुरुआत में तो लोग क्या करेंगे? एज अ ग्रेटिट्यूड उनको ऑफरिंग्स होंगी, गिफ्ट्स दिए जाएंगे। और उस टाइम पे गिफ्ट्स क्या होते थे? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी उनके पास होता था। ठीक है। और उसको क्या कहते थे? सेक्रीफाइस बोलते थे। सेक्रीफाइस ऑफ व्हाट? सेक्रीफाइस ऑफ वट एवर दे हैड, जो कुछ भी उनके पास था उसका कुछ हिस्सा उनको देना, बलि। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पर्सन है, इनके पास एक चीज ऐड हो जाएगी, दैट इज ऑथोरिटी। ऑथोरिटी आ जाएगी। अब सोसाइटी में बड़ा बदलाव आ रहा है। अब क्या होगा? अब ऑथोरिटी आ रही है, सेंस ऑफ ऑथोरिटी, डिसीजन लेने की पावर, करेज, ठीक है, सुपीरियरिटी, डोमिनेंस, ये सारे वर्ड्स ऐड हो जाएंगे यहाँ पर इस पर्सन में। और जब इस पर्सन में ऐड हो जाएंगे, सो ही विल से, उन्होंने क्या कहा अगर पास्ट के पर्सपेक्टिव से बोले तो, कि ठीक है, आई एम द लीडर,
मैं डिसाइड करता हूँ कि कहाँ हमें अटैक करना है, या कोई अटैक करता है तो मुझे लीड करना पड़ता है, और आप सब मेरी जिम्मेदारी हो, और आप सबकी जिम्मेदारी मेरे और मेरे परिवार के प्रति है, ठीक है, कि मैं लड़ने जाऊँगा मेरे परिवार को भी तो कोई संभाले ना, तो वो आप सबकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अभी तक आप अपनी इच्छा से कर रहे थे, अब ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और उसके लिए अब क्या होगा, अब आप जो कुछ भी अर्न करोगे उसका कुछ प्रतिशत मेरा होगा। क्यों मेरा होगा? क्योंकि अभी तक मैं एज अ पर्सन आप सभी का ख्याल रख रहा था। अब क्योंकि आपको अपने पशुओं को चराने के लिए क्या चाहिए, पास्चर्स लैंड चाहिए, है ना, चरागाह भूमि चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए भी लैंड चाहिए। तो अब मुझे सिर्फ इंसानों को ख्याल नहीं रखना पड़ता, मुझे तो भूमि का भी तो ख्याल रखना पड़ता है, लैंड का भी तो ख्याल रखना पड़ता है। इसका मतलब यहाँ पे अब सिर्फ इंसान मेरे नहीं हैं, ये पूरा लैंड भी मेरा है। और अब यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं कौन यूटिलाइज करता है? आप यूटिलाइज करते हो, मैं थोड़ी ना वहाँ कमाने जाता हूँ, आप कमा रहे हो वहाँ पे। जितनी भी भूमि मैंने जीती है, मैं जिसकी प्रोटेक्शन कर रहा हूँ, उसमें आप सभी तो अर्न कर रहे हो, आप यूटिलाइज कर रहे हो उसे, तो है अल्टीमेटली मेरी, यूटिलाइज आप सब कर रहे हो। आई एम द लीडर, राइट? सो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव मी सम पार्ट ऑफ योर अर्निंग। आप अपनी आय का कुछ भाग मुझे देंगे, और वहीं से क्या हुआ, भाग, बलि कहाँ कन्वर्ट हो गई, भाग में कन्वर्ट हो गई, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। भाग को अगर आज के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो टैक्स हो गया, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी तक यहां तक समझ आया? यहां हमने अथॉरिटी ऐड की, अधिकार आ गए इनके पास, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि ठीक है, अभी तक हमारा ध्यान था कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका हम यूटिलाइज कर रहे हैं अपने लिए। अब हम किसको यूटिलाइज करें? अब जो ह्यूमंस दिख रहे हैं इनका भी बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और वो कैसे होगा? अब आगे बढ़ गए, आर्यंस भी कौन थे? वो भी तो कबीलाई समूह थे एक तरीके से, ठीक है, आर्यंस। अब क्या हुआ? देखो, आर्यंस से पहले आईवीसी में कितना डेवलपमेंट हुआ कि नहीं? नेचर का ही तो यूज किया। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में किस किस को थोड़ी बहुत नॉलेज है, बताइए, थोड़ा बहुत पढ़ा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत की वो कौन सी सभ्यता मानी जाती है? सबसे प्राचीन, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। और उस सभ्यता की अगर आप नगर योजना देख लो तो दंग रह जाओगे, आज भी नहीं मिलेंगे ऐसे नगर। वहाँ का अगर आप स्कल्पचर देख लोगे, अगर मूर्तिकला उसकी देखोगे तो आप कहोगे कि क्या आर्टिस्ट थे वो, बहुत ही ब्रिलियंट इंटेलिजेंट इंजीनियर्स थे वो। तो हमारी जो पहली सभ्यता थी, प्राचीनतम सभ्यता थी, वो भी इंजीनियर्स की ही सभ्यता थी, ये मान लीजिए। इंजीनियर्स थे वो लोग, सिविल इंजीनियर्स थे, मेटलर्जिकल इंजीनियर्स थे, तभी तो मेटल्स को यूज करके उन्होंने स्कल्पचर बनाया, राइट। एक आपने देखा होगा बियर्डेड मैन की इमेज देखी होगी, है ना, ठीक है। क्या है, उन्होंने एक ड्रेपरी ऐसे लगाई हुई है ना, शॉल जैसा, ठीक है, दाढ़ी वाले बाबा, और उसके ऊपर ट्रिफॉइल पैटर्न बना हुआ है। इसका मतलब समझते हो, उस टाइम पे भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, उस टाइम पे भी डिजाइन होते थे कपड़ों में, समझते हो। उनकी बियर्ड की शेप देखी है आपने? हैं? शेप देखी है? आज वैसी शेप कोई नॉर्मल अगर कहीं शॉप पे छोटी मोटी पे जाओ वैसी बन जाएगी? नहीं, उसके लिए अच्छी जगह जाना पड़ेगा, तब जाके वैसी शेप आएगी। तो सोचो उस टाइम पे कितने एडवांस थे, समझ रहे हो। सो नेचर का यूटिलाइजेशन आईवीसी में बहुत हुआ। जब वैदिक पीरियड में आए तो वैदिक पीरियड में उन्होंने क्या कहा कि इंसानों ने, हमने नेचर को तो यूज करना बहुत अच्छे से सीख लिया,
अब हम एज अ ह्यूमन अपने रिसोर्स को भी यूटिलाइज करते हैं, राइट? और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब जिम्मेदारियों का आवंटन करना पड़ेगा, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, जिम्मेदार बनाना होगा। और जिम्मेदार कैसे बनाया जाएगा? देखो दिमाग देखो उनका, जिम्मेदार बनाओ, किस आधार पर बनाओ? कुशलता के आधार पर बनाओ, जो जिस काम में निपुण हो उसमें लगाओ, स्किल्स, ऑक्यूपेशन बेस्ड, राइट? और फिर क्या हुआ यहां से? इसके बाद नेक्स्ट फेज इसका हुआ कि हमने क्या किया? सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज किया हमने, समाज को व्यवस्थित किया, समाज को व्यवस्थित कर दिया। किस आधार पर कर दिया? स्किल बेस्ड, स्किल बेस्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स व्यवसाय और कौशल आधारित समाज की व्यवस्था, ठीक है? कौशल आधारित, स्किल बेस्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? और जब स्किल बेस्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन हुआ तो क्या आया? वर्ण व्यवस्था आई, वर्ण सिस्टम आया। मतलब यहाँ से सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या शुरू हुआ? सोसाइटी का डिवीजन शुरू हुआ। समझ गए? क्या शुरू हुआ? इसका रिजल्ट लिखो, रिजल्ट सोशल डिवीजन। सोशल डिवीजन मीन्स समाज का विभाजन। और एक बार जब समाज विभाजित हो गया, एक बार जब सोसाइटी डिवाइड हो गई, आधार चाहे जो भी हो, शुरुआत में सोसाइटी डिवाइड हुई थी किस बेसिस पे? ऑक्यूपेशन और स्किल के बेसिस पे। अब ऐसा क्या हुआ, ये बात बताइए मुझे, कि जब इंडियन सोसाइटी स्किल बेस्ड सोसाइटी थी तो आज हम अपनी जातियों को ऊंचा या नीचा क्यों कहते हैं? इसका मतलब इसके बीच में, इसके बाद और आज से पहले ये जो बीच का टाइम है, यहाँ कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये जो डिवीजन है ये स्किल बेस्ड नहीं रह के क्या बन गया? ये बर्थ बेस्ड हो गया। क्या हो गया? बर्थ बेस्ड हो गया। देखिए बहुत ही अच्छा इसके पीछे एक लॉजिक है। उन लोगों ने जब इसे ऑक्यूपेशन बेस्ड से जब बर्थ बेस्ड बनाया था तब भी वो बहुत ही ज़्यादा सही थे। कैसे? उन्होंने देखा कि एक ही फैमिली में प्रीस्ट भी है, उसी फैमिली में क्षत्रिय भी है, उसी फैमिली में वैश्य भी है। एक ही फैमिली में अलग अलग ऑक्यूपेशन वाले लोग हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, राइट? अब उन्होंने सोचा कि ऐसे में प्रोग्रेस जितना अच्छा होना चाहिए उतनी अच्छी प्रोग्रेस हो नहीं रही, स्किल्स बहुत ज़्यादा आगे डेवलप नहीं हो रही, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अभी भी थोड़ी कमी है, और अच्छी प्रोग्रेस होनी चाहिए। अब इसके पीछे दो लॉजिक हैं। एक, कुछ लोग कहते हैं कि जो अपर वर्णास हैं लाइक ब्राह्मण एंड क्षत्रियस, जो अपर वर्णास है उन्होंने सोचा कि हम सुपीरियर ही रहें, और जो वैश्य और शूद्र वर्णा है उसको लोअर वर्णा ही रखा जाए। इसलिए अब हम क्या करें कि हम, हमारा बेटा, हमारी आगे वाली जनरेशन भी वही रिस्पेक्ट पाए जो हमें मिल रही है। एक थॉट ये है, एक कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि एक ब्राह्मण जिसको रिस्पेक्ट मिल रही थी, अब उसके बेटे को उतना ज्ञान नहीं है, वो या तो मान लीजिए हो सकता है वैश्य वर्ण में चला गया, शूद्र वर्ण में चला गया, अब वो फील कर रहा है कि मुझे जो रिस्पेक्ट मिल रही है दैट इज़ नॉट फॉर माई चाइल्ड, वो ही उसके पास होनी चाहिए। तो एक थ्योरी क्या कहती है कि जो हायर वर्णास है उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट को अपने पास होल्ड करने के लिए इसको बर्थ बेस बना दिया। दूसरा लॉजिक क्या कहता है? दूसरा लॉजिक कहता है वो लोग वो थे जो हर सोर्स को प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहते थे,
उन्होंने सोचा कि अगर एक ही फैमिली में अलग अलग ऑक्यूपेशन वाले रहेंगे तो आपस में ये लोग एक दूसरे को कुछ सिखा ही नहीं पाएंगे, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट होगा, फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब उन्होंने कहा ये तो बंद होना चाहिए, बाहर की लड़ाई तो बंद हो गई, घर में लड़ाई हो गई। अब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आपस में फैमिली में ही 3 लोग हैं बड़े और तीनों लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशन के हिसाब से। वो चाहता है कि मेरा काम ज़्यादा अच्छा है, मैं बड़ा हूँ, वो कहता है नहीं मैं बड़ा हूँ, मैं जो है प्रोडक्शन का काम करता हूँ, मैं ही नहीं, अगर प्रोडक्शन नहीं करूँगा, उत्पादन नहीं करूँगा तो आप लोग कैसे सर्वाइव करोगे। फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये तो स्किल इम्प्रूव नहीं हो रही, ये तो क्या हो रहा है, सोसाइटी हमारी क्लैश हो रही है, कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब बर्थ बेस्ड होगा, मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, वैश्य का बेटा वैश्य ही होगा, शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही रहेगा। अब बताइए ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, बताइए बताइए, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बुरा हुआ। अच्छा, बोलो बोलो, वो तो और बाद में है ना। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं कि बुरा हुआ, कितने कह रहे हैं कि अच्छा हुआ, और कितने कुछ नहीं कह रहे? दोनों हुआ। अच्छा, देखो जब ये डिवीजन हुआ ना, तो जब तक ये स्किल को सेंटर में रख रहे थे ना, तब तक अच्छा हुआ। कैसे? जैसे ही बर्थ बेस्ड सोसाइटी डिसाइड हुई, उसके बाद अब एक, मान लीजिए जो वैश्य कम्युनिटी है, उत्पादन के उसमें लगे हुए हैं, फील्ड में, क्षेत्र में लगे हुए हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं अभी के टाइम से, सुनार है कोई, है ना, एक ज्वेलर है। अब वो, उसको पता है कि मेरा बेटा इसी वर्ण में रहने वाला है, वर्ण तो यही रहेगा, वैश्य वर्ण रहेगा, तो कोई और स्किल सीखे, इससे अच्छा मैं क्या करूं, इसे बचपन से मैं मेरी ही स्किल को ट्रांसफर करता हूं। अब वो बचपन से उसे वही चीज सिखा रहा है ना। अब बचपन से वो बच्चा वही सीख रहा है, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, जब तक उसके कमाने की उम्र हुई ना, तब तक तो उसने वो सब कुछ, सारा ज्ञान ग्रहण कर लिया, वो सारी स्किल ले ली उसने, खुद का भी दिमाग लगाया, अपने फादर से भी सीखा, और उस स्किल में क्या हुआ, एनरिचमेंट हुआ, एनहांसमेंट हुआ, स्किल और इम्प्रोवाइज हुई। फिर वही स्किल उसने अपनी आगे की जनरेशन को ट्रांसफ़र की, फिर उसने सीखा, फिर उससे आगे वाले ने सीखा, और जनरेशन बाय जनरेशन एक स्किल ट्रांसफ़र होती चली गई। जो स्कल्पचर आर्टिस्ट थे, जो मूर्ति कला के जो कलाकार थे, मूर्तिकार थे, उन्होंने वो कला अपनी जनरेशन्स को सिखाई। जो पेंटर्स थे, उन्होंने वो कला आगे बढ़ाई। समझ रहे हो? अब क्या हुआ? अब बताइए स्किल का क्या होगा? डे बाय डे, जनरेशन बाय जनरेशन इम्प्रोवाइजेशन हुआ, सुधार होता चला गया, और ज़्यादा बेहतरीन होती चली गई कला। और यही तो कारण है कि प्राचीन भारत की कला का आज तक तोड़ नहीं है। अगर जन्म आधारित वो विभाजन नहीं होता तो भारत में इतने कुशल कलाकार, इतनी कुशलता, इतने तरीके के कौशल होते ही नहीं। अब हम सोचते हैं कि भारत में क्या इतने सारे स्कूल, इतने सारे कॉलेजेस थे, हमने तो गुरुकुल देखे थे। तो गुरुकुल में क्या सिखाया जाता था? क्या गुरुकुल में सिर्फ जो वेदों का ज्ञान हुआ, ठीक है, जो दर्शन हुआ, सिर्फ वही सिखाया जाता था? या फिर शस्त्र भी सिखाए जाते थे, या व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता था, या कौशल भी सिखाया जाता था? क्या टेक्निकल नॉलेज की जो आज हम बात करते हैं, प्रैक्टिकल एजुकेशन की जो बात करते हैं, स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं, बताइए वो स्किल बेस्ड एजुकेशन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में कहाँ थी? वो फैमिली में थी। एक फादर से बड़ा गुरु कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं ना कि दो ही लोग ऐसे होते हैं
जो आपको खुद से ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कोशिश करते हैं दिल से। एक तो फादर और एक गुरु, बस। इसके अलावा हर कोई क्या सोचेगा कि आप आगे तो बढ़ो पर मुझसे थोड़ा पीछे रहो। समझ रहे हो कि आपकी तरक्की हो पर मुझसे थोड़ी कम हो। लेकिन गुरु और फादर ये क्या सोचते हैं कि जहां तक हम भी नहीं पहुंच पाए तुम वहां तक जाओ। मतलब पेरेंट्स ना, देखो दिल पे मत लिया करो, समझ गए। सो क्या हुआ, स्किल बेस्ड सोसाइटी बनी इंडिया में।